जो आज क्लास 9th के अर्थशास्त्र है, संसाधन के रूप में लोग माने मानव भी एक संसाधन है प्यारे बच्चों। तो संसाधन है क्या? संसाधन कहते किसे हैं? तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। दूसरे उत्पादन संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या है वो भी एक संसाधन है। और संसाधन के पहले परिभाषा जान लीजिए, वे वस्तुएं जिसमें गुण क्षमता उपयोगिता आ जाए वह संसाधन कहलाता है। अगर जिसमें यह नहीं रहेगा वो संसाधन नहीं कहलाएगा। अगर एक मनुष्य केवल जन्म ले लेता है, पागल होता है, ये संसाधन नहीं है। लेकिन वो उससे जब पढ़ ले जाता है, लिख जाता है, तो वह एक संसाधन के रूप में उभर जाता है। तो मानव एक संसाधन है। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन से भिन्न है। भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन का उपयोग कर मानव संसाधन उत्पादन में मदद करता है। अन्य संसाधन अपने आप उपयोगी नहीं हो सकता है, माने वह मनुष्य के द्वारा उपयोगी होता है। यही कारण है कि मानव संसाधन अन्य संसाधन से बेहतर माना जाता है। वह भौतिक संसाधनों को भी, भूमि को भी उपयोगी बना लेता है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका है। मानव पूंजी तबे पूंजी हो सकता है जब वह शिक्षित होगा। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, शिक्षा अच्छी नौकरी व अच्छे वेतन के रूप में फल देती है। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक क्रिया विकास करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। शिक्षा विज्ञान की तकनीकी के विकास में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा सभी व्यक्तियों को मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। संस्कृति समृद्धि को बढ़ाती है। प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। ये शिक्षा है, अर्थात जब मनुष्य के पास शिक्षा हो जाता है तो वह एक बहुत बढ़िया संसाधन बन जाता है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भी भूमिका है। जैसे मैंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा मनुष्य एक संसाधन बन जाता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका है ही। अच्छे स्वास्थ्य श्रमिकों की निपुणता को बढ़ाता है। वह निपुण श्रमिक होता है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य
उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्वस्थ किसी व्यक्ति के कल्याण को मापने का अपरिहार्य आधार है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वस्थ या उसके स्वास्थ्य पर आधारित है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे उसी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है और उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति संगठन और राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति ही, अस्वस्थ व्यक्ति नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है? संगठन और राष्ट्र के दायित्वों को अपने माथे पर लेकर के चलता है, अपने कंधों पर लेकर के चलता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे उसकी कार्य क्षमता से जुड़ा हुआ रहता है। अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कुशलता से और अधिक उत्पादकता के साथ काम कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब आर्थिक क्रिया का क्षेत्र, आर्थिक क्रिया में प्राथमिक आर्थिक क्रिया का क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र का क्रिया क्या होता है और तृतीयक आर्थिक क्षेत्र की क्रिया क्या होता है। तो इसमें किस तरह से भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के निम्नलिखित तरह के विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालन होते हैं, जैसे कृषि, वनिका, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गा पालन, है ना, मुर्गी पालन, खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र है। आर्थिक क्रिया की प्राथमिक क्षेत्र है जो डायरेक्ट उत्पादन होता है। याद रखिएगा, ये क्या चीज़ है? प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है ना। और उत्खनन, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। माने उसे उत्पादन कर है ना, वह विनिर्माण माने अगर कृषि उद्योग हो गया, माने कृषि उद्योग से जैसे चावल बनाना कृषि प्रथम में आ गया, लेकिन चावल से, या आप कह सकते हैं कि चावल का दुकान खोलना या चावल से बना कोई सामान को बेचना, गेहूं से बना कोई सामान को बेचना, ये सब द्वितीय का आ जाएगा। प्रथम में केवल उत्पादन ही होता है। याद रखिएगा, उत्खनन और विनिर्माण, जैसे विनिर्माण के अंतर्गत जैसे मान लीजिए घर मकान वगैरह बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्र है द्वारा संचालित मुख्य क्रिया है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र कहा जाता है ना। क्या तृतीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया। प्यारे बच्चों, जिस क्रिया को करने से, पहले सीधा सीधी आइए, जिस क्रिया को करने से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ में धन की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। और जिस क्रिया को करने से हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति नहीं होती है, वो गैर आर्थिक क्रिया होगी। तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में पहले अंतर हम लोग स्पष्ट करें। तो आर्थिक क्रिया व्यक्तिगत आय को बढ़ाती है, गैर आर्थिक क्रिया व्यक्तिगत आय को घटाती है। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करती है,
गैर आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र में सेवाओं को प्रवाह को रोकती है। आर्थिक क्रिया में वृद्धि हो तो समझना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि आ रही है। गैर आर्थिक क्रिया में अगर वृद्धि हो तो समझना चाहिए कि मेरा पतन हो रहा है। आर्थिक क्रिया राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती है। गैर आर्थिक क्रिया राष्ट्रीय आय को घटाने में योगदान देती है, अर्थात बढ़ाती नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चों है, एक चीज़ और बतला रहे हैं कि महिला क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजन होती है। ये क्या है प्यारे? मतलब महिला और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई की प्रमुख निर्धारक है। माने कौन? शिक्षा। पहले ये दीजिए, शिक्षा और कौशल बाजार। कौशल दो चीज़, शिक्षा और कौशल दोनों दो चीज़ है। शिक्षा ज्ञान, कौशल कला। कौशल माने चटाई बनाने के कला, कंप्यूटर चलाने की कला, एक कौशल हुआ तो वह शिक्षा की ही अंतर्गत आई। लेकिन हम कहेंगे कि शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई की प्रमुख निर्धारक है। लैंगिक भेद के कारण महिलाओं को आमतौर पर शिक्षा और राष्ट्रीय आय के योगदान करता बनाने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। जो आवश्यक कौशल है उसे वंचित रखा जाता है। इसका परिणाम स्वरूप अधिकांश महिला के पास अल्प शिक्षा होता है और कम कौशल होता है। यही कारण है कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है। साथ ही बहुत से महिला अपने घरेलू कारणों के वजह से कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते। कार्यस्थल पर महिलाओं को उचित सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा समझा जाता है कि वह शारीरिक रूप से निर्बल होती है। बेरोजगारी शब्द पहले हम लोग समझें क्या है प्यारे बच्चों। तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग बेरोजगार या इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। अर्थात सभी प्रकार के व्यक्तियों के पास सभी प्रकार के कौशल होने के बावजूद या व्यक्ति कौशल दक्ष होने के बावजूद भी उसे कार्य नहीं मिलता है, उचित कार्य नहीं मिलता है, वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। योग्यता रहने के बावजूद उसे कार्य नहीं मिल पाता है तो उसको हम लोग बेरोजगार कहते हैं, है ना। तो ये जो है बेरोजगार केवल उस श्रम बल जनसंख्या में विद्यमान रह सकता है। प्यारे बच्चों, जिनकी उम्र 15 से 60-59 वर्ष के बीच होती है, ये माना गया बेरोजगारी के उम्र। अभी नहीं कि बच्चा है तो उसको ना कह सकते हैं 12 वर्ष के बच्चा है, 14 वर्ष के बच्चा है, 13 वर्ष के बच्चा है, तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। माना गया है, मापदंड है कहाँ से? 15 से 59 वर्ष के बीच रहता है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, बेरोजगार दो प्रकार के बेरोजगार दो प्रकार के, एक है कि प्रच्छन्न बेरोजगार और एक मौसमी बेरोजगार। दोनों क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? तो प्रच्छन्न बेरोजगार के अंतर्गत वह श्रमिक आते हैं जो श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं परंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते हैं। उन्हें काम से हटा देने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होते हैं। वैसे बेरोजगार को प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। अब समझ सकते हैं। मौसमी बेरोजगार वह बेरोजगार है जिसमें श्रमिकों को वर्ष के कुछ खास महीने में कार्य प्राप्त होता है। मौसम में, जैसे जब कृषि के समय आया तो पूरा काम मिला, और जब धान उन रोपा गया
तो इसके बाद काम बंद। तो ऐसे बेरोजगार को मौसमी बेरोजगार कहते हैं। यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन बेरोजगार? प्रछन्न बेरोजगार, याद रखिएगा। और मौसमी बेरोजगार गांव में भी और शहर दोनों में पाया जाता है ना। और प्रछन्न बेरोजगार प्रायः कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और मौसमी बेरोजगार कृषि आधारित उद्योग में भी पाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग माने जैसे चावल बनाने का, है ना, धान से चावल बनाते हैं तो हमेशा थोड़ा काम मिलता है, तो ये सब में होता है। अब प्यारे बच्चों, भारत में शिक्षित बेरोजगारी है। तो शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कई युवक उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती है। भारत में एक बड़ी आबादी और हर साल बड़े संख्या में लोग स्कूल और कॉलेजों से स्नातक होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। कुछ विशेष श्रेणी में जनशक्ति की अधिकता के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति के कमी विद्यमान होता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्ति लोगों में भी बेरोजगार विद्यमान है। जिन्हें तकनीकी शिक्षा है वो भी शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं, है ना। शिक्षित बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग आर्थिक या अर्थव्यवस्था की संपत्ति होती है, बेरोजगारी के कारण वह दायित्व बन जाते हैं। उनको क्या दायित्व बन जाता है कि हम किसी तरह से रोजगार को प्राप्त करें। अब एक छोटा सा प्रश्न कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके विचार में भारत की क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजन कर सकता है। एक ही चीज है प्यारे बच्चों, वह कृषि है ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत के प्राथमिक क्षेत्र में चाहे कृषि वनिका हो, पशुपालन हो, मत्स्य मुर्गा पालन हो, है ना, खनन, ये भारत कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर मिलता है। क्या आप शिक्षित या शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगार की समस्या को दूर करने के लिए कोई उपाय आप बता सकते हैं जिसे दूर हो? तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा मैंने समझ रहे हैं, जिस शिक्षा से मनुष्य में हुनर आ जाए, कला आ जाए, मोबाइल बनाने के कला आ जाए, ट्रैक्टर बनाने के कला आ जाए, घर बनाने के कला है, कुर्सी बनाने के लिए कला है, बड़े बड़े पुल निर्माण करने का कला आ जाए, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने के कला आ जाए, तो ये सब के शिक्षा प्राप्त करना व्यावसायिक शिक्षा कहलाता है। शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के उपयोगी उपायों का अध्ययन जोड़ना चाहिए। जैविक प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण होना चाहिए और श्रमिकों की निपुणता के विकास पर जोर देना चाहिए, है ना। उसे मैंने क्या, निपुणता अर्थात उसमें दक्षता हो जाना चाहिए। इन शिक्षितों या इन शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए इन बेरोजगार को कृषि की आधुनिक विधियों का ज्ञान देना चाहिए, है ना। किसी पूंजी को आप सबसे अधिक मानते हैं? तीन प्रकार। कौन पूंजी को? जैसे भूमि भी पूंजी है, श्रम भी पूंजी है, भौतिक पूंजी है और मानव पूंजी।
प्यारे बच्चों, इन सभी पूंजियों में मैंने शुरू में ही बताया, मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि इस पूंजी के द्वारा दूसरे संसाधन जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी का उपयोगी बनाते हैं, है ना। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य संसाधनों का उचित उपभोग करवाता है। जापान का विकसित देश होना मानव पूंजी के निवेश से ही संभव हुआ। इसलिए मानव पूंजी प्यारे बच्चों सबसे अच्छी पूंजी मानी जाती है, यह सबसे अच्छी पूंजी है। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों बना रहे हैं। थैंक यू।